चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जी एज, और ये इक्वेशन दी हुई है, इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो बस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए कुछ करना नहीं है, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जीरो कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, स्टेप्स लिखे हुए सिंपल से हैं। साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा में एक इक्वेशन आई थी, तो पूरे में साइन वाले फॉर्मूले ओपन कर दिए, साइन का साइन थ्री थीटा और कॉस का साइन वाला हाफ एंगल। तो साइन में एक क्वाड्रेटिक आ गई और उसके ये रूट्स आ गए, मतलब उससे रूट्स आ जाएंगे जो काम के रूट्स होंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि साइन थीटा -1 से 1 होता है, तो आपको दो काम की वैल्यू मिलेंगी, 0 और 1/2, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो सबसे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। और फिर जनरल सोल्यूशन तो आपको लिखना आता ही है, तो एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा और एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा ना। आपको ये बात समझनी है कि ये जो डीपीपी के सोल्यूशन हैं, ये सोल्यूशन नहीं है, एक तरीके से आपको हिंट दी जा रही है ना, क्योंकि हम सोल्यूशन पूरा लिख दें और एक एक स्टेप एक्सप्लेन करें कि भाई ये देखो कि यहाँ पर मैंने 7 कॉमन लिया, फिर उसके बाद मैंने ये फॉर्मूले में ये 2 1 2 हुआ, फिर ये 2 कैंसिल हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इनको आप जब भी देखो तो एज अ हिंट की तरह देखो और हमेशा आंसर खुद निकालने की जरूर कोशिश करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a² + b² + c² + ab + bc + c <= = 0। ऐसा ही कुछ भी आपको कभी भी दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज आनी चाहिए और फिर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करा हम लोग ने कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि 2a² + 2b² + 2c² + 2ab + 2bc + 2c आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, c + a का होल स्क्वायर <= 0। अब तीन स्क्वायर्स का सम रियल नंबर्स के लिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जीरो होना पड़ेगा। अब तीन स्क्वायर का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली जीरो हो, तो a + b, b + c, c + a क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि ये कब पॉसिबल होगा, जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि तो a, b और c जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप a, b और c को जीरो रख दो और फिर ये जो डिटर्मिनेंट आएगा इसको कैलकुलेट कर लो, तो जो भी आपका आंसर आना होगा, किससे डिविजिबल है, 65 आ रहा है तो 5 और 13 से डिविजिबल है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, ऐसी कभी भी इक्वेशन देखना तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ देयर आर थ्री स्क्वायर मैट्रिसेस ए, बी एंड सी ऑफ सेम ऑर्डर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a square is equals to a inverse, b is equals to a raised to the power 2 to the power n और c is equals to a raised to the power 2 to the power n minus 2, और फिर कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ठीक है, हम लोग ने क्या किया यहाँ पर कि हमें 2 to the power n minus 2 यहाँ पर दिख रहा था, तो इस 2 की पावर n को हम लोग ने स्प्लिट कर दिया, ये पूरी चीज a की पावर में लिखी हुई है, तो 2 स्क्वायर और 2 to the power n minus 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2 to the power n आ जाएगा। अब ए स्क्वायर जो दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, वो किसके बराबर दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, ये ए इनवर्स के बराबर दिया हुआ है। तो फिर हम लोग ने क्या किया कि ए स्क्वायर की जगह ए इनवर्स लिख दिया, तो ए इनवर्स का स्क्वायर और इंटू 2 to the power n minus 2। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये आ गया ए स्क्वायर का इनवर्स, और फिर ए स्क्वायर को फिर से क्या लिख दिया, ए इनवर्स लिख दिया, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या आ गया, ए। तो ये क्या आ गया, ए रेज टू द पावर 2 to the power n minus 2, और वो किसकी वैल्यू है, वो c की वैल्यू है। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दो तो हम b लेके चले थे और c आ गया, तो यानी कि b माइनस सी किसके बराबर हो गई, b माइनस सी जीरो के बराबर होगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस सी जीरो होगा और b प्लस सी इंटू बी माइनस सी नल मैट्रिक्स है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है tan mod x बराबर mod tan x है, तो हमें बताना है कि क्या सोल्यूशन आएगा। तो एक तो आप ग्राफ से सोच सकते हैं, दूसरा हम लोग ने ये बोला कि भाई ये दोनों ही इवन फंक्शन है, x की जगह -x रखोगे तो सेम चीज आएगी दोनों के केस में। तो हम क्या करें, केवल राइट हैंड साइड सोच ले क्या हो रहा होगा और लेफ्ट हैंड साइड सेम चीज होगी, ठीक। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा कि tan mod x हमेशा tan x के बराबर हो जाएगा, और mod tan x के बराबर कब होगा, क्योंकि जब दोनों मतलब tan x बराबर tan x होगा तभी दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए tan mod x बराबर tan x हो जाएगा, और mod tan x कब होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जहां पर tan x पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि tan x इज इक्वल टू tan x की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा कि ये tan x निगेटिव होता है, तो ये माइनस tan x ओपन होगा mod tan x, तो उस केस में tan x बराबर माइनस tan x आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं।
वो केवल तब पॉसिबल होगा जब tan x 0 हो रहा होगा, तो वो ऑलरेडी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट वाले केस से कवर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे सारे आंसर कौन से क्वाड्रेंट्स के आएंगे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के आएंगे। तो अब वो आप चेक कर लेना कि किसमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के आंसर्स मिल रहे हैं, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हमें एनालिसिस करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो जैसा x पॉजिटिव के लिए हो रहा होगा वैसे ही x नेगेटिव के लिए हो रहा होगा। तो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ये हमारी टेंशन को एग्जाम में काफी कम कर देता है, तो आपको भी ये सब चीजें हमेशा ध्यान देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट ABC बी सच दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 2π/3 और AB इंटू AC। तो AB यानी कि C और AC यानी कि B, CB का प्रोडक्ट 1 है तो C कितना हो गया 1/B। देन पॉसिबल लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ AD की लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2BC अपॉन B+C इंटू कॉस A/2। एंगल A दे रखा है 2π/3, तो 2π/3 रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos π/3 हाफ हो गया, वो हाफ इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो AD ये आ गया। इस BC को हम लोग नीचे लेके चले गए, तो ये आ गया 1/B प्लस 1/C, और 1/C की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, B रख सकते हैं। तो ये आ गया B प्लस 1/B, और चूंकि B साइड ऑफ ट्राइंगल है तो B ग्रेटर देन 0 होगा। तो AMGM इक्वालिटी से हमें पता है कि ये चीज हमेशा 2 या उससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। तो अगर डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 है तो पूरे फ्रैक्शन यानी कि AD की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 1/2, है ना। मतलब AD की मैक्स वैल्यू कितनी आ सकती है 1/2। तो जो 1/2 या उससे छोटे ऑप्शन होंगे वो सही हो जाएंगे ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट में थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का भी यूज हो गया था। तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्रायंगल हुज सर्कमसेंटर इज ओरिजिन A इज लेस देन sin A, देन फॉर एनी पॉइंट A, B लाइंग इनसाइड द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC, हमें कुछ ऑप्शन बताने हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है A इज लेस देन और इक्वल टू sin A, ठीक है, तो A अपॉन sin A इज लेस देन और इक्वल टू 1, और हमें ये पता है कि A अपॉन sin A जो होता है वो 2R के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यानी कि जो 2R होगा वो लेस देन 1 होगा, यानी कि जो R होगा सर्कम रेडियस होगा वो हाफ या उससे छोटा होगा, और सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो मतलब सर्किल ऐसे होगा और उसका रेडियस वेरिएबल है लेकिन हाफ से हमेशा कम है। तो अगर सर्किल के अंदर कोई भी पॉइंट है A, B, ठीक है, तो उसकी जो ओरिजिन से दूरी होगी, क्योंकि पॉइंट सर्किल के अंदर है, तो जो उसकी ओरिजिन से दूरी होगी वो हमेशा 1/2 से बराबर या छोटी होगी। इनफैक्ट छोटी होगी क्योंकि पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, √A² प्लस B²। ये पॉइंट सर्किल के अंदर है तो रेडियस से छोटा होगा ये डिस्टेंस। तो वही ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि A² प्लस B² लेस देन 1/4 है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि AMGM इनइक्वालिटी लगा दी है A² और B² के लिए। तो A² प्लस B²/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A² B²। तो A² B² का अंडर रूट हो जाएगा मॉड AB। ठीक है, और यहां से हमें ये कंडीशन मिल जाएगी कि मॉड ऑफ AB लेस देन और इक्वल टू 1/8, क्योंकि हम ये इंपोज कर देंगे कि A² प्लस B² इज लेस देन 1/4। ठीक, और फिर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और ये वाला ऑप्शन लाने के लिए आप चाहो तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को यूज कर सकते हो, या चाहो तो आप ये कॉचीज इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो कि A² प्लस B²/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर/2। मतलब स्क्वायर्स का मीन हमेशा मीन के स्क्वायर से बराबर या ज्यादा होता है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC and AD is perpendicular to AC, then find the value of cos A into cos C। ठीक है, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो कि साइड BC के मिड पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि CD और BD दोनों ही किसके बराबर होंगे, A/2 के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos C लिखेंगे, तो cos C कितना हो जाएगा B अपॉन A/2। तो वहां से एक ये कंडीशन मिल गई। फिर बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि cos C को कोसाइन रूल से लिख देंगे। तो वो कितना होता है A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। तो ये इक्वेशन आ जाएगी।
और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब हमें निकालना था cos a इंटू cos c। ठीक है, तो cos a के लिए तो हम लोग ने फॉर्मूला ओपन कर दिया और cos c की वैल्यू जो निकाल के आए थे 2b/a वो रख दी, और जब इसको कैंसिल करके जो कैंसिल हुआ तो उससे अल्टीमेटली अपने पास ये आ गया। और हमें ये ध्यान रखना है हर स्टेप पे कि 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला ऑप्शन लाना है तो बी स्क्वायर की वैल्यू रख देना यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और एक बार यहाँ पर ही तुम फिर से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 3b स्क्वायर आ जाएगा। नीचे चल रहा है 3ac, सिंप्लीफाई करना तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा और ये तो पहले ही आ जाएगा ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी क्रैक हुए हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो आप आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है फर्जी सा। ए बी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी, बी मैट्रिक्स दे रखी। तो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी का मतलब है कि ए बी बराबर लैम्डा बी है। ठीक है ना, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, ए बी को आप मल्टीप्लाई कर लो और उसको लैम्डा बी के बराबर करके कंपेयर करके इक्वेशंस बना लो तो ये इक्वेशन आ जाएगी होमोजीनियस। ठीक है, और फिर उस होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या कर लेना, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा को जीरो कर देंगे। या इनफैक्ट आप ऐसे सोचो कि होमोजीनियस भी नहीं बनेगी, आप ऐसा सोचो कि ए और बी में 3 इक्वेशन बनेंगी, है ना। लैम्डा तो हमें वैल्यू निकालनी है, ए और बी में 3 इक्वेशन बनेंगी। तो ऐसे सोचो कि ये ए को अगर तुम एक्स से रिप्लेस कर दो अपने समझने के लिए और बी को वाई से रिप्लेस कर दो तो बेसिकली ये 3 लीनियर इक्वेशन है। और 3 लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन तब आता है जब वो कॉन्करेंट हो जाए, और कॉन्करेंट होने के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इस डिटर्मिनेंट को जीरो करो तो तुम्हारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू रख के फिर ए और बी की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हालांकि सोल्यूशन तब भी आ सकता है जब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाए, है ना। तो वो केस भी चेक करके आप देख लेना, है ना, कि लाइंस पैरेलल तो नहीं हो रही है। बाकी इस डिटर्मिनेंट से तो आंसर आ ही जा रहा होगा ना। तो हम लोग ने क्या किया कि ए और बी में 3 इक्वेशन बनी, तो हमने ये सोचा कि ए और बी में 3 लीनियर इक्वेशन है और 3 लीनियर इक्वेशन से अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होता तो हम इस डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं ना, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है। और जो ये वाला केस है मतलब तीनों ओवरलैपिंग लाइंस होंगी उस केस में भी ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा, है ना। हमें चेक क्या करना होता है कि अगर लाइंस ऐसी हुई तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा, है ना। तो बस आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए स्ट्रेट लाइन में भी आए, वैल्यू निकालने के बाद एक बार रख के चेक कर लेना सिस्टम में कि ये वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही है ना, क्योंकि इस केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं, इसमें इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन में डेल्टा को जीरो करने से आपका काम बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा चेक किया हम लोग ने, तो डेल्टा आप चेक करना वो जीरो आ जाएगा। अब सपोज कर लो डेल्टा नॉन जीरो आ जाता तो तब तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो ही जाता चाहे अल्फा कुछ भी होता, क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो होते ही क्या हो जाता, यूनिक सोल्यूशन हो जाता क्रैमर्स रूल की हेल्प से। लेकिन डेल्टा जीरो आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर यूनिक मतलब अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन आना है तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यूनिक सोल्यूशन तभी आता है जब डेल्टा जीरो होता है। ठीक, तो डेल्टा जीरो हुआ नहीं तो अब इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जाएंगे तो उसके लिए डेल्टा के साथ साथ डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री को भी जीरो होना पड़ेगा। तो आप डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री को जीरो करके देखना, तो जो इक्वेशन बनेगी उससे अल्फा की वैल्यू 1 और 2 आएगी। तो अब सपोज कर लो कि कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं बस आंसर आ गया हमारा काम हो गया, लेकिन क्रैमर्स रूल में अगर चारों की चारों चीजें जीरो आ जाएं तब भी नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी रहती है, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। व्हेन ऑल डेल्टाज आर जीरो इट इज पॉसिबल दैट वी माइट गेट नो सोल्यूशन। so how do we check it कि whatever the value of alpha we have obtained is the correct value for infinite solution। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि तीनों इक्वेशन में अल्फा को 1 रख दिया तो ये 3 इक्वेशन मिली। अब मान लो ऐसा दिख जाता कि इन दोनों को जोड़ के ये तीसरी इक्वेशन मिल रही है, ऐसा कुछ दिख जाता कि ये ओवरलैपिंग प्लेन्स हैं, तब तो काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है,
तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या करके देख सकते हैं कि भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नहीं है। आप इन दोनों इक्वेशन में z को लैम्डा रख दो, तो एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा, और एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। इन दोनों को x और y के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख लेना, वो तुम्हारा काम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस 3 लैम्डा, और यहां से z की वैल्यू तो हम लोग लैम्डा मान के चले थे। वो सारी वैल्यू तुम उठा के यहां पर रखो कि देखो इसको सेटिस्फाई कर रही कि नहीं। तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 12 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो अल्फा की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग जो तीन इक्वेशन मिली है उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। अब सपोज कर लो यहाँ पे 1 बराबर 2 आ जाता, तो उस केस में ये नो सोल्यूशन हो जाता और फिर अल्फा की वैल्यू 1 रिजेक्ट हो जाती। तो ना, तो ऑन अ सेफर साइड स्पेशली इन जेई एडवांस हमें जरूर चेक करना चाहिए कि भाई चारों डेल्टा जीरो होने के बाद भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि नो सोल्यूशन है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी हुई है और बोला गया कि इनवर्स ऑफ एम एग्जिस्ट कर रहा है और के नॉट इक्वल टू जीरो दूसरा स्टेटमेंट है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम आप निकाल के देखना, वो आ रहा है -5k। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम नॉन जीरो होगा, यानी कि -5k नॉन जीरो होगा, यानी कि k नॉन जीरो होगा। तो अगर k नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ये k नॉन जीरो ना अल्टीमेटली क्या इंप्लाई करेगा कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर अगर हम ये स्टेटमेंट बोले कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चीज ये बताएगी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना अल्टीमेटली क्या बताएगा कि k नॉन जीरो है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को इंप्लाई कर रहे हैं। तो अब इनकरेक्ट पूछा गया है तो देख लेना। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि S1 इंप्लाइज S2 एंड S2 इंप्लाइज S1 है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में डज नॉट लगा दिया गया, तो ये वाले ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे और तीसरा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है ना S1 S2 को इंप्लाई करा ना S2 S1 को, हमें इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट क्या है, चौथा वाला है ना, कि S1 इंप्लाइज S2 एज वेल एज S2 इंप्लाइज S1 है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे को इंप्लाई कर रहे हैं। तो जिन ऑप्शन में इसके ऑपोजिट कुछ बोला गया है हमें इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सही हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये होप सभी ने कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो किया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि एक क्यूबिक बनेगी, तो उस क्यूबिक के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। ठीक है, और आंसर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है। तो किसी भी क्यूबिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो देखो टी क्यूब का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो टी क्यूब का कोफिशिएंट देखो -1 आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस, ये मतलब इसकी वैल्यू आप -1 रखोगे, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। और इस टी के डिटर्मिनेंट के लिए कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए आप क्या करना, इस डिटर्मिनेंट में t इज इक्वल्स टू जीरो रख देना है। तो देखो हम लोग ने ओरली कैलकुलेट कर लिया कि हम लोग ने क्या कर दिया, t इज इक्वल्स टू जीरो, हमें ये इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो t इज इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो क्या जाएगा, ABC BCA CAB, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन तो सही हो गया, ACB वाले ऑप्शन और इस टाइप के ऑप्शन तो गलत हो गए। इस वाले ऑप्शन के लिए क्या करना, आप बेसिक डिटर्मिनेंट के मैनिपुलेशन करके ये प्रूव कर देना कि ये इसी के बराबर है ना। तो वो देख लेना आप कैसे कर सकते हो, वही C1 C2 और C3 में सब्ट्रैक्ट ऐड करके जैसे आ रहा हो वो, मतलब बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव हो जाएगा कि जैसे मान लो कि आपने कर दिया कि C1 और C3 को ऐड कर लेना, तो C1 और C3 को ऐड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और फिर उससे C2 सब्ट्रैक्ट कर देना तो ये CAB मिल जाएगा, और ऐसे ही एक बार C2 को रिड्यूस कर देना है ना, तो वो आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना। तो बाकी आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, टी क्यूब का कोफिशिएंट ऐसे ही बनेगा, मतलब जब आप दिस और फिर ब्रैकेट खोल के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते हो, तो अल्टीमेटली टी क्यूब का कोफिशिएंट इस लीडिंग डायगोनल से ही बनेगा, और वो -1 साफ साफ दिख रहा है
आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था वो इस डिटर्मिनेंट का कांस्टेंट टर्म था, और कांस्टेंट टर्म कभी भी निकालना हो तो टी को 0 रख देते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी। ठीक है, और फिर ए टू द पावर 2015 बी टू द पावर 2015 इन सब के बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है कि जैसे ए बी बराबर ए दे रखा है, बी ए बराबर बी दे रखा है, तो हम लोग ने क्या किया कि ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब इस वाले ए की जगह यानी कि पहले वाले ए की जगह हम लोग ने ए की वैल्यू रख दी जो कि कितनी थी ए बी। ठीक है, और अब ए बी ए आ जाएगा इसको रखने से। अब बी ए की वैल्यू कितनी है, बी ए की वैल्यू है बी, तो ये क्या आ गया ए बी, और फिर से ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया ए। तो ऐसे ही आप ये फिर से एक बार स्टेप यही करना कि ए क्यूब के लिए देखना, ए की पावर 4 के लिए देखना, सबके सब ए के बराबर आ जाएंगे, और ऐसे ही बी की सारी पावर बी के बराबर आ जाएंगी, तो ए टू द पावर एन ए हो जाएगा, ए टू दी बी टू द पावर एन बी हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब अब हम ये ना निकाल के हमें क्या निकालना है एक तरीके से a प्लस बी की पावर 2016। ठीक, क्योंकि a टू द पावर 2015 और b टू द पावर 2015 a और b रेस्पेक्टिवली के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी हम धीरे धीरे करके रिड्यूस करते हैं। हमने सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर, बी ए किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर, ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर बी के बराबर हो जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही ए प्लस बी का होल क्यूब खोल के देखना है ना, तो उसको इस इक्वेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी कितना आ चुका है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, और सिंप्लीफाई करना तो ये 4 टाइम्स ए प्लस बी आ जाएगा, ऐसे फोर्थ पावर में ये आ जाएगा 8। तो जब देखो यहाँ पर स्क्वायर था तो 2 की पावर 1 आई, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब होगा तो 2 की पावर 2 आ रही है, ए प्लस बी की पावर 4 होगी तो 2 की पावर 2 आएगी, तो 2 की पावर 3 आएगी। तो जैसे ही जब a प्लस बी की पावर n होगा तो 2 की पावर n माइनस 1 आएगी, तो जब यहाँ पर 2016 होगा तो क्या आएगा अल्टीमेटली 2 की पावर 2015। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो कि a प्लस बी के क्यूब को कैसे रिड्यूस किया गया तो वो देख लेते हैं। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 2a प्लस बी के बराबर है। तो अब मान लो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर अलग करेंगे तो वो 2a प्लस बी हो जाएगा, और एक a प्लस बी तब भी बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर अलग किया था। फिर से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर से वो 2a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर a प्लस बी यानी कि 4a प्लस बी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी होगा, है ना। तो ऐसे ही कर करके रिड्यूस करके देखेंगे तो पैटर्न दिख जाएगा। तो मैंने मैट्रिक्स में पहले बोला पैटर्न पहचानने की कई जगह हम लोग कोशिश करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में तो एकदम पी क्यू आर एपी में दिए हुए हैं, और आपसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बारे में पूछा गया। तो इसमें तो बहुत एकदम सिंपल सा जो स्टेप दिया है आपको वही करना है, उसके बाद खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 प्लस R3 करके देख लेना, और बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और वो फैक्ट अगर कहीं यूज करना पड़े कि पी क्यू आर एपी में है तो वो यूज कर लेना, है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी कर लेंगे। तो 0 आ रहा है तो सारे ऑप्शन देख लेना, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। तो बस जो स्टेप बोला गया वो करके देखना और आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है, इसके बराबर है, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, तो हमें बताना है कि एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है इतना लंबा डिटर्मिनेंट अगर हम ओपन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारे दिमाग में कई केसेस में ऐसे में डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने एफ डैश एक्स निकाला, तो एक बार रो 1 का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों एज इट इज रहे, और एक बार रो 2 का डिफरेंशिएशन कॉलम 1 का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों एज इट इज रहे, एक बार कॉलम 2 का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों एज इट इज रहे, और कॉलम 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो जब कॉलम 1 का डिफरेंशिएशन किया और कॉलम 2 और 3 एज इट इज रहे, तो देखो ये दोनों सेम बन गए, तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। और जब हम लोग ने हमारे कॉलम 2 का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों एज इट इज रहे, तो यहाँ पर आ गया 2 6 14 और यहाँ पर आ गया 3 9 21। तो जब तुम कॉलम 2 से 2 कॉमन लोगे और कॉलम 3 से 3 कॉमन लोगे, तो देखोगे कि कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम बन जाएंगे, तो अगेन ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स 0 आ गया, यानी कि एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है।
तो एफ एक्स के कांस्टेंट फंक्शन होते ही ए बी और सी तो सब जीरो हो गए, तो ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही। अब बात आती है कि अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उस कांस्टेंट को निकालने के लिए यहाँ पर एक्स को जीरो रख दिया, तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देख लेना, डी की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म जो है वो डी ही तो है ना, तो अगर डी जीरो आ गया तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जीरो नहीं आया तो लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है कि ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो डेल्टा के बारे में और डेल्टा स्क्वायर के बारे में कमेंट करना है। तो पहली चीज तो जो डेल्टा आएगा, अगर उसको एक्सपेंड करके देखना तो वो आएगा 3abc करके देख लेना, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, तो ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा जीरो। तो ये डी ऑप्शन सही हो गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब जो ये वाला चीज लिखा हुआ है ना, ये तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता होना चाहिए कि ये जो चीज लिखी हुई है ये बेसिकली इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। इसके तुम हर एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे तो यही वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके हर एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और हमें पता है कि डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n माइनस वन होता है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो डेल्टा कोफैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगा। और फिर ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये कोफैक्टर्स तो नहीं लिखे हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या किया गया कि डेल्टा कोई दो बार लिखा गया, एक बार तो ऐसे ही लिखा गया, एक बार क्या किया गया कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब कि रो टू को और रो थ्री को इंटरचेंज किया तो एक माइनस आएगा, है ना, और उस माइनस को फिर रो टू में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखोगे कि यही चीज आ जाएगी ना, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ए, ये आपको आना चाहिए ना कि कोफैक्टर, अगर इतना कुछ खतरनाक सा दिया हो कि एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से कुछ इतनी खतरनाक सी चीज निकालनी हो, तो तुरंत आपके दिमाग में कोफैक्टर डिटर्मिनेंट आना चाहिए ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया पूरी डीबीपी का सबसे आसान क्वेश्चन। इस सिस्टम के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो बस ठीक है, डेल्टा को जीरो कर दो, वहां से एक इक्वेशन बनेगी, वहां से ए की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। तो चेक कर लेना, ये और ये ऑप्शन सही हो रहा होगा ना। तो आई होप ये तो सभी नहीं कर लिया होगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2i इज इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। और फिर सिंगुलर, स्क्यू सिमेट्रिक और ये सारी बातें बताई। तो हम लोग ने इस इक्वेशन से ये लिख लिया कि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर माइनस टू आई, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस टू आई। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बेसिकली आएगा माइनस टू टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ आई, जो कि 1 हो जाएगा। यहां से a कॉमन लेंगे और हमें ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इधर माइनस टू टू द पावर एन, तो जाहिर सी बात है वो जीरो नहीं होगा। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो नहीं होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, लेकिन ये ऑड ऑर्डर है और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो यानी कि ए स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। अब चूंकि ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा, और आई इंटू ए इनवर्स आ जाएगा 2a इनवर्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो उससे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन था, ना बहुत टफ ना बहुत सिंपल, बट आई होप सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू जीरो। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक मैट्रिक्स मान लेनी है, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज
जब इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जीरो तो इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है ना। तो मतलब ये चीज जीरो, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हम लोग ने क्या किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख के उसका डिटरमिनेंट जीरो किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो यहां से आ गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ad, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो मॉड वर्ड कहीं नहीं आएगा, तो आ जाएगा बी प्लस सी बराबर 2 स्क्वायर रूट ad। तो यहां से आ गया ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी बात, चूंकि सब कुछ पॉजिटिव है तो b प्लस सी बाई टू, यानी कि b और c का अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, और डिस्टिंक्ट है तो इक्वालिटी भी नहीं आएगी ना, क्योंकि एम जी एम इक्वालिटी में इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब नंबर्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी बाई टू रूट बी सी से बराबर हो, b प्लस सी बाई टू रूट एडी के भी बराबर है, यानी कि रूट एडी ग्रेटर देन रूट बी सी हो जाएगा। स्क्वायर कर दिया तो AD ग्रेटर देन BC, तो AD माइनस BC ग्रेटर देन जीरो, और AD माइनस BC इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज प्रूव होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, उसके बाद ये प्रूव करना है अगर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाला ऑप्शन भी, मतलब ये तो प्रूव हो गया, ये वाला ऑप्शन भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो से बड़ा है, ए स्क्वायर जीरो या उससे बड़ा होता है, लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो से बड़ा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर भी जीरो से ही बड़ा होगा, जीरो के बराबर भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स निकाल लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट देख लो, तो वो कितना आ रहा होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा होगा, तो वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि बी और सी डिस्टिंक्ट है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल से मैनिपुलेशन थे, और आई होप सभी को क्लियर था। बस एक ही स्टेप था कि हम लोग ने एम जी एम इनइक्वालिटी यहाँ पर लगाई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस थीम पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो -1 या 1 में ही भरे जा रहे हैं। तो टोटल 9 प्लेस हैं, और हर प्लेस को भरने के दो ही ऑप्शन हैं। तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 2 टू द पावर 9। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। उसके बाद इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो ये 6 टर्म आएंगे, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक। अब क्योंकि सब कुछ 1 या -1 है, तो तीनों का प्रोडक्ट भी या तो 1 होगा या -1 होगा, है ना। तो हम कोई दिमाग ना लगाएं, कुछ चीज ना सोचें, हमारे पास 6 नंबर लिखे हुए हैं, 6 नंबर सम या डिफरेंस में लिखे हुए हैं, और वो सब 1 या -1 है। उन वो मतलब वो 6 नंबर जिनसे बन रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट से बन रहे हैं, वो सब 1 या -1 है। तो मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, ये सम 6 तक जा सकता है, जब पहले 3 1 हो जाए और लास्ट के 3, ये मतलब A1 B3 C2 -1 हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट के 3 -1 होके माइनस माइनस प्लस होके मैक्सिमम ये 6 जा सकता है, और मिनिमम ये -6 जा सकता है जब ये लोग -1 होने लगे और ये लोग 1 होने लगे। तो -1 -1 -1 6 बार आएगा, तो -6। तो यानी कि ये तो पक्की बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 से 6 के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना। वो तो आप बड़ी आसानी से आई होप सोच सकते हो। अब क्या हुआ कि इसमें आप जब मैट्रिक्स की बात करोगे, तो जब सब कुछ क्या है 1 या -1 में है, तो जब आप C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 करोगे और C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 करोगे, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 करोगे, तो क्या होगा, 1 में -1 ऐड होगा, 1 में 1 ऐड होगा, या फिर -1 में -1 ऐड होगा, या फिर -1 में 1 ऐड होगा, है ना। तो कुछ भी हो, दो ऑड नंबर का सम आएगा। जब C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 करोगे, तो जो पहला कॉलम होगा उसमें दो ऑड नंबर का सम आएगा, और दो ऑड नंबर का सम हमेशा होता है इवन। ठीक है, तो पहले कॉलम में इवन नंबर बन जाएंगे। C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 करोगे, तो C2 में भी ऑड नंबर होंगे 1 या -1, C3 में भी ऑड नंबर होंगे 1 या -1, तो C2 में भी इवन नंबर आ जाएंगे। ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है। तो अब चूंकि पूरे C1 में इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो एक 2 C1 से निकलेगा और एक 2 C2 से निकलेगा, तो यानी कि डिटर्मिनेंट के बाहर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि जो भी हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 से 6 के बीच में थी, तो -6 से 6 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल आएंगे, 3 आएंगे, -4 0 या 4। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें
आई गेस -1 0 और 1 से मैट्रिक्स बना रहा, तो पूछा गया था डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो 4 आएगी, है ना, क्योंकि जीरो तो हमेशा मैग्नीट्यूड को कम ही कर रहा हो ना, तो जीरो को इग्नोर करते हुए भी आप बनाओगे तभी मैक्सिमम वाली केस हो सकता है बन पा रहा हो। और उस केस में भी डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। बाकी 1 और -1 पे तो हम लोग ने देख लिया कि 4 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की 3 पॉसिबल वैल्यू क्या आई, -4, 0 और 4, ठीक। और ये हम लोग ने कैसे पता लगाया, हम लोग ने देखा कि C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 और C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 करेंगे, तो इस कॉलम में इवन नंबर, इस कॉलम में इवन नंबर, तो 2 कॉमन निकलेगा, 4 आएगा, तो 4 का मल्टीपल होगा, तो -6 से 6 के बीच में जितने 4 के मल्टीपल थे वो लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 4 है, तो हम लोग 3 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आसान सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली। इसमें क्या बोला गया है कि ये सारे के सारे ऑल अननोन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है और 2 4 5 6 8 9 के बीच में है। और क्या दिया हुआ है कि एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम सब किसके बराबर है, के के बराबर है ना। तो सारी एंट्रीज को आप के बराबर कर दो, ठीक है, कि ये फर्स्ट रो की एंट्री है ना, फिर ऐसे ही थर्ड रो की एंट्री क्या हो जाएगी, E प्लस एफ प्लस 13 है ना, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 प्लस सी हो जाएगी, और ऐसे ही इसकी हो जाएगी फोर्थ कॉलम की 4 प्लस डी, सब के बराबर है। तो ए बी और ई एफ और सी और डी इनकी वैल्यू निकालनी है और इस सेट में आ रहे हैं। तो अब जैसे मान लो कि ये वाली इक्वेशन है कि हम लोग ने इनको बराबर कर दिया कि 10 प्लस सी बराबर 11 प्लस डी कर दिया, ठीक। तो 10 और 11 में 1 का डिफरेंस है, तो सी और डी कुछ ऐसे नंबर ऐड करें कि उनमें भी 1 का डिफरेंस हो, और सी और डी इस सेट से उठाने, तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो एक तो आप उठा सकते हो 9 और 8, मतलब कि 10 प्लस इधर से ले लें सी की वैल्यू 9 और इधर से ले लें 11 प्लस 8, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 6 से ये काम करते हैं कि 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5, है ना, तो ये काम किया जा सकता है। ऐसे ही आपका 4 और 5 में भी 1 का ही डिफरेंस है, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 प्लस 4, है ना। तो इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन बना बना के देखने इस सेट से, और आई होप आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। अब बाकी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करवा के दिखाना कि जैसे 8 प्लस ए प्लस बी को भी 10 प्लस सी के बराबर होना है, तो वो सारे कंस्ट्रेंट को फिट करके देखना कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूरा प्रोसीजरल क्वेश्चन है, x माइनस वाई 1/3 दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखी है, और इसके सोल्यूशन पर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 1/3। उसके बाद ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसमें ये मतलब साइन ऑफ समथिंग का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया है, और ओपन करके वही साइन a माइनस बी का साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी टाइप की चीज, और फिर उसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। फिर थोड़े से मैनिपुलेशन करके आप लाइक टर्म्स को एक साथ लाके थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना, और आखिरी में देखोगे जो स्टेप लिखे हैं ना, स्टेप इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर इक्वेशन आपकी पहुंच जाएगी, कॉस ऑफ समथिंग 1 है, तो यानी कि समथिंग 2n पाई होगा, और वहां से फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लेना कौन कौन से n इंटीजर है, तो अलग अलग इंटीजर पे आप देख लेना कि कौन कौन से ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर है वो है n+1/6। अब n की वैल्यू रख के देख लो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक। और x की वैल्यू आ जाएगी n रखने से, और फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से आ जाएगी। बाकी ये इक्वेशन जो है वो कैसे बन रही है उसका पूरा सोल्यूशन है, तो उसमें आई डोंट थिंक आपको कहीं भी दिक्कत आएगी, है ना। जैसे मैंने बोला था प्रोसीजरल क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, और एबीसी का रेशियो दे रखा है, एंगल एबीसी का रेशियो दे रखा है, तो हमने एंगल x 2x और 4x मान लिया, सम पाई होगा तो x की वैल्यू π/7 आ जाएगी। तो एंगल ए हो गया π/7, एंगल बी हो गया 2π/7, और एंगल सी हो गया 4π/7। हमें सारे एंगल्स पता चल गए, ठीक है।
उसके बाद आप देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे पहले ऑप्शन में पूछा गया cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल आइडेंटिटी होती है ट्राइंगल के लिए कि cos 2a, ट्राइंगल के केस में cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c किसके बराबर होता है, -1 -4 cos a cos b cos c। तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गई। अब ये देखो एंगल्स जीपी में, और एंगल्स जीपी में होते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा कितना होता है sin 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n sin थीटा। प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और देखना एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बस उस चेन रिएक्शन के लिए आपको हर स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आता क्या है इसमें, देखो कि जो सबसे लास्ट वाला एंगल है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन आता है, ठीक, और नीचे हमेशा साइन थीटा रहेगा। मतलब यहाँ पर 2 टू द पावर n थीटा जो दिखता है वो सबसे जो बड़ा एंगल होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर दिखता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल 4π/7 है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 8π/7 हो जाएगा, और नीचे क्या आता है साइन थीटा, थीटा कितना है π/7, तो ये आ गया, और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 8 आपको दिख रहा होगा। अब साइन 8π/7 जो होगा वो बेसिकली साइन 8π/7 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, इसको लिख लेंगे साइन पाई प्लस π/7, तो ये हो जाएगा किसके बराबर माइनस साइन π/7 के, और नीचे वाले π/7 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1/2 कितना आ जाएगा -1/2, जो कि आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगले में पूछा है a² + b² + c² की वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसमें ये रेडियस 1 दे रखा है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, मतलब कि ये अगर o बोल दे तो OA OB OC 1 है। तो हम लोग ने क्या किया कि चूंकि हम लोग को cos 2a + cos 2b + cos 2c पता चल गया -1/2, तो हमने यही इक्वेशन लिखी, और 3 ट्राइंगल, एक BOC, एक BOA और एक AOC, सब में कोसाइन रूल लगा दिया। cos 2a कोसाइन रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा 1² + 1², और इसको A बोल दिया है, इसको B बोल दिया है और इसको C बोल दिया। हाँ, तो 1² + 1² माइनस A² अपॉन 2 × 1 × 1, ऐसे ही cos 2b, ऐसे ही cos 2c लिख दिया। सिंप्लीफाई किया तो A² + B² + C² की वैल्यू आ गई। तो मतलब किन 3 ट्राइंगल्स में लगाया है कोसाइन रूल, एक BOC, एक BOA और एक COA। ठीक, उसके बाद लास्ट में चाहिए एरिया इस ट्राइंगल का, मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया चाहिए। उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने बोला कि हम लोग 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, वही जो 3 ट्राइंगल अभी मैंने बोले है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वही ट्राइंगल का एरिया का जो भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, हाफ AB sin C टाइप वाला जो फॉर्मूला होता है कि इंक्लूडेड मतलब दो साइड का प्रोडक्ट 2 से डिवाइड करो और इंक्लूडेड एंगल का साइन। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 × साइन 2 है ना, हाफ कॉमन आ जाएगा, हाफ इंटू 1 × साइन 2 है। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 × साइन 2c, और ऐसे ही हाफ इंटू 1 × साइन 2b, हाफ कॉमन आ जाएगा। साइन 2a + साइन 2b + साइन 2c हमें पता है कि ट्राइंगल के लिए किसके बराबर होता है, कंडीशनल आइडेंटिटी से साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है, सॉरी 4 sin A sin B sin C के बराबर होता है, sin 2a + sin 2b + sin 2c 4 sin A sin B sin C के बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, जैसे tan A + tan B + tan C tan A tan B tan C के बराबर होता है ट्राइंगल में, वैसे ही sin 2a + sin 2b + sin 2c जो होता है वो 4 sin A sin B sin C के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 sin π/7 sin 2π/7 sin 4π/7। ठीक है, इसकी वैल्यू अब अपने को निकालनी है। देखो sin 4π/7 और sin 3π/7 बराबर ही होंगे। खैर ये वैल्यू मैं अलग से आपको बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे, 2 sin π/7 sin 2π/7 sin 4π/7, तो और वो समझते हैं अलग से ना, और वो समझ लिया तो फिर आंसर भी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कई लोगों को पता भी होगा कैसे निकाली जाती है, चलो देखते हैं। देखो क्या किया है कि sin π/7 sin 2π/7 sin 4π/7 को स्क्वायर रूट में लिखोगे तो इन तीनों लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। तो sin π/7 दो बार होगा, तो एक बार तो sin π/7 ही लिखा रहने दिया, और एक बार sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई माइनस थीटा से 6π/7 लिख लिया। ऐसे 2π/7 को एक बार 5π/7 लिख लिया, और ऐसे ही 4π/7 को एक बार 3π/7 लिख लिया। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फॉर्मूला होता है sin π/n sin 2π/n sin 3π/n अप टू sin n-1 π/n कितना होता है n/2 टू द पावर n-1।
तो इसमें क्या होता है कि साइन के एंगल्स का प्रोडक्ट होता है और साइन का प्रोडक्ट होता है और एंगल्स जो हैं वो एपी में होते हैं, ठीक है। और एपी कैसे चलती है, ये नीचे एन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, इससे एक छोटे नंबर तक जाती है, मतलब पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन, है ना, ऐसे करके, मतलब ऐसे पाई बाई 5 है तो 4 पाई बाई 5 तक जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर पाई बाई 7 है तो 6 पाई बाई 7 तक जाएगी। तो आंसर क्या आता है, n/2 to the power n-1। तो अंदर वाले का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 7/2 to the power 6, और फिर पूरे पे अंडर रूट लगाए तो पूरे पे अंडर रूट अपने पास भी आ जाएगा। तो इसको वापस जाके उस क्वेश्चन में रख देना, जाके जहां तक हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था, और देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनटू ए ट्रांसपोज, और फिर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो पहला क्वेश्चन की जो थीम है उस थीम पे जेईई एडवांस भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है मतलब कि पी ट्रांसपोज इंटू पी हो या फिर पी इंटू पी ट्रांसपोज, दोनों ही किसके बराबर आएंगे, आई के बराबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद Q जो है वो P ट्रांसपोज AP है और इसकी वैल्यू निकालनी है, P Q⁻2015 और P ट्रांसपोज, ठीक। सबसे पहले तो इसमें तुम A स्क्वायर निकाल के देख लेना, वो बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ कोई सस्पेंस थ्रिलर चल नहीं रही है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि A स्क्वायर निकाल के देख लेना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। फिर ये जो Q⁻2015 था उसको ब्रेक कर लिया, 2015 टाइम्स लिख लिया। फिर Q की वैल्यू P ट्रांसपोज AP थी, तो हर Q की जगह वो रख दिया P ट्रांसपोज AP, P ट्रांसपोज AP, P ट्रांसपोज AP, P ट्रांसपोज AP। तो हर जगह देखो P इंटू P ट्रांसपोज जहां जहां अगल बगल आए वो सब के सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए। तो केवल A बच गया कितने बार, 2015 बार। तो A को लिख लिया A इंटू A⁻2014, और 2014 को क्या लिख लिया, A स्क्वायर की पावर 1007। ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था, तो यह आ जाएगा A इंटू I⁻2007, और अब वो आई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में है कि P इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P एंड अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आना मुश्किल है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होगा वो 1 होगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो होगा वो 2 होगा, ठीक, वो निकाल के देख लेना। तो इसमें भी ये चीज फिर दी हुई है और हमें पता करना है कि ये चीज क्या आएगी, P Q⁻6 P ट्रांसपोज जो है वो 2 के A के बराबर है। तो देखो इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, तुम A स्क्वायर निकाल लेना पहले, और देखना A स्क्वायर किसी सर्टेन मैट्रिक्स के बराबर आ रहा होगा। बाकी पिछला पार्ट देख के ये चीज तो क्लियर आ गई हो गई कि ये चीज किसके बराबर आने वाली है, ये बेसिकली बराबर आने वाली है, जैसे ही Q की वैल्यू रखोगे तो ये A⁻6 के बराबर आ जाएगी, जैसे पिछले में A⁻2015 के बराबर आई थी, तो इस पार्ट के लिए A⁻6 के बराबर आ जाएगी। तो बेसिकली आ जाएगा A⁻6 इज इक्वल टू 2 के A। तो मतलब कि A⁻6 को एक मैट्रिक्स के टर्म में लाना है ना, तो A स्क्वायर पहले निकालना और फिर देखना उससे क्या हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ सोल्यूशन में दिया हुआ है, आप निकाल के देखना, A स्क्वायर 2A के बराबर आएगा, फिर A क्यूब जो होगा, A क्यूब को लिख लेना A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर को 2A, तो 2A इंटू A 4A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर, और फिर A स्क्वायर को 2 रखना है तो 4 है ना, ऐसे करके देखोगे तो A⁻6 2⁻5 A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 38 क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको होपफुली क्लास में पढ़ाया भी गया होगा, और यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है ना, और हमसे बोला जा रहा है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक। तो जब कंपेयर करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो 9 इक्वेशन बनेंगे, मतलब इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 एलिमेंट आएंगे और सामने क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो जब सबको कंपेयर करोगे तो 9 इक्वेशंस मिलेंगी PQR XYZ और ABC में, ठीक है। और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 को हम क्या मान सकते हैं कि उसकी रो या कॉलम में
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखे होते हैं। जो 9 कंडीशंस आती हैं वो 9 कंडीशन जब तुम निकाल के देखना तो एक आएगी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, फिर एक आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, फिर एक आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और कौन सी 9 कंडीशन? जब इनको इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे। और 6 क्वेश्चन क्या आएंगी? ऐसा है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इज इक्वल्स टू 0, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल्स टू 0, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 0। तो याद रखने का तरीका क्या होता है कि ये सोचो कि ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये एक वेक्टर लिखा हुआ है और ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो तीनों यूनिट वेक्टर होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 हो जाएगा। एंड नीचे ऐसे दो, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो पी एक्स क्यू वाई और आर जेड इनका सम क्या आएगा? 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और ये रो वाइज ना बोल के कॉलम वाइज भी बोल सकते हो, मतलब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कितना होगा? 1 होगा, क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1 होगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। तो ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये ऑर्थोगोनल है, तो इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे। तो जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2b ए बी माइनस ए बी, तो देखो डॉट प्रोडक्ट 0 यार होगा इस कॉलम और इस कॉलम का, ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 1 होगा, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो उससे एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो फिर देख ही लोगे कौन सा ऑप्शन मैच करा ना, तो 36 मॉड एबीसी की वैल्यू चाहिए तो वो निकाल के देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन में आ भी चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, एफ जीरो इज इक्वल्स टू 1/4 और ये बॉक्स ऑफ ये निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसको आप डिफरेंशिएट करके देखना x के रिस्पेक्ट में, और एफ डैश एक्स जब निकालोगे तो देखोगे कि वो 0 आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो जो उसकी 0 पर वैल्यू है वही हमेशा वैल्यू होगी। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? 1/4। एफ डैश एक्स निकाल के रखना, 0 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक। तो एफ एक्स हमेशा 1/4 है, तो अब समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 15 एफ एक्स आर निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमेशा ही 1/4 होगी, तो ये समेशन 15 बार चलेगा और हमेशा वैल्यू 1/4 आएगी। तो 15 इंटू 1/4 का बॉक्स निकालना है, तो 15 इंटू 1/4 का बॉक्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंडियर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 whose 4 distinct elements are 0 1 2 4। तो हमें बताना है n क्या है, डिनोट नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे आप मान लो कि जैसे तुमसे कोई ये पूछे कि टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि पहली प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन, इसको भरने के 3 ऑप्शन, इसको भरने के 2 ऑप्शन, इसको भरने के 1 ऑप्शन, है ना। तो टोटल मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? टोटल मैट्रिक्स बनेंगी 24, ठीक। अब देखो क्या होगा कि जैसे बोला कि पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, चलो ये तो बाद में देखते हैं, पहले ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स करस्पॉन्डिंग टू ऑल सच एन, मतलब जितनी मैट्रिक्स बनेंगी उनके डिटर्मिनेंट का सम क्या होगा। देखो मैट्रिक्स इवन नंबर में बन रही है। अब जैसे मान लो कि एंट्री 0 1 2 4 से है, तो मैंने एक ऐसे कुछ डिटर्मिनेंट रैंडमली बना लिया 0 1 2 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -2। फिर मैंने क्या किया कि इसी वाले में 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया 1 4 0 2। तो अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से सॉरी कितना आने लगेगा? डिटर्मिनेंट 2 आने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा कि 12 कोई भी बना, 24 है टोटल, तो मैं 12 बना लूंगा कोई भी रैंडम डिटर्मिनेंट्स, और फिर बाकी 12 कैसे बनाऊंगा? उनके कॉलम इंटरचेंज करके, ठीक। तो जो 12 का सम आया होगा और कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में एक माइनस आ जाता है, तो 12 का जो डिटर्मिनेंट आया होगा, बचे हुए 12 में उनका नेगेटिव डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो सम सबका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो बी किससे मैच होगा? एस से मैच होगा, ठीक है ना। बाकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो सकती है, तो वो तो जैसे मान लो कि मैंने ये केस बनाया तो 2 और -2 मुझे दिख गया, तो वैसे ही आपको और केसेस बना के देखने होंगे कि जैसे मान लो कि मैं ऐसे रख दूं कि भाई जिस डायगोनल के लॉन्ग लीडिंग या ट्रेलिंग जहां पर 0 आएगा वो पार्ट तो चला जाएगा,
जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बना ली तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आया है तो -8 भी आएगा, और ऐसे ही 1 और 4 को एक डायगोनल पे रख दो तो 4 भी आ जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट देखो ये लिखी हुई है, -8 -4 -2 2 4 और 8। तो जो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ रही हो वो मैच करवा दो। तो P और Q और पॉसिबल नॉन नेगेटिव पूछी ना, तो यही दोनों हो जाएंगे। ठीक, नॉन नेगेटिव पूछी है, बाकी जीरो कहीं आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो तो यही मैच हो जाएगा। ठीक, बाकी अब आपको ये पता चल चुका है कि डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो ऑप्शन सी और डी अब आप खुद से चेक कर सकते हो, बाकी नीचे सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप बिना सॉल्यूशन देखे भी इनको ट्राई करोगे तो आराम से ट्राई कर सकते हो। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अगर ये डीबीपी अटेम्प्ट की होगी तो ये 40 वाला क्वेश्चन सभी ने कर भी लिया होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे डीबीपी 6 का कंक्लूजन हो गया। और इसमें हम लोग ने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस कवर किए हैं। और जैसा कि मैंने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बोला तो वो ध्यान रखना है, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर जब टाइम बचे तब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को टाइम देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।